की बात किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हम पॉडकास्ट करते हैं और मैं आए दिन आज कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक डेली पॉडकास्ट पहुँचाती रहूँ, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट भरपूर चाहिए। और आज हमारे पॉडकास्ट पे जैसे कि हर बार की तरह अभिषेक सर आते हैं, आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे एक बार फिर से जॉइन किया है नॉन अदर देन डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर ने, जो कि आप सब लोगों के चहेते हैं। आप सब लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनको सुनना। सर आपका बहुत शुक्रिया और आपका बहुत स्वागत है कि आप हमने हमारे ऑडियंस के लिए आप हर बार टाइम निकालते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। थैंक यू फाइका, थैंक यू वेरी मच। और हम सब आपके भी बहुत बड़े फैन हैं, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमसे भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप फाइका जी को जानते हैं, इट्स अ बिग थिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बट आपकी नॉलेज और आपका जितने भी बात करने का फैक्ट्स का तरीका है, वो हमारी ऑडियंस और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। सो सर मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो आपसे सीख रही हूँ सर। दिस इज़ ऑल हाँ, आई कैन से बट ये ठीक है। जब आप मेरी उम्र में आएंगी तो आप और भी मुझसे भी बेहतर हो चुकी होंगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, हम इंशाल्लाह। आपसे काफी बड़े हैं, तो सीख रही हैं आप, दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू, हम भी सीख ही रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, चूँकि हम सब लोगों को पता है, एक बार फिर से पहले मैं तो जितनी भी हमारी भारतीय जनता है, उन लोगों को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, उसकी जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज़ायद पहुँच चुकी है। सर, पहले तो मैं आपको भी कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी चूँकि आप भी भारतीय हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पे पहुँच गई है? फाइका देखिए, ये दिस इज समथिंग डेस्टाइन्ड टू हैपन। ये हुँ, कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई बिल्कुल सही। अजूबा नहीं है, अचंभा नहीं है। ये तो होना ही था। ये हमें तो और आगे होना था। ये बीच में ये जो 700-800 साल का भारत ने टुमल्टुअस जर्नी देखी है, उसने हमें काफी डिस्टर्ब कर दिया। लोगों ने हमें लूटा, लोगों ने हमें मारा, हमारी इकोनॉमी तोड़ दी गई कई वजह से। तो अब हम वापस से, जब हमें हमारे तरीके से जीने का अधिकार मिल गया, तो हम लोग क्या जानते हैं हमने दुनिया को क्या दिया है। फाइका, दुनिया ने और समाज ने दुनिया को एम्पायर्स दिए हैं। किसी का एम्पायर अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में था। किसी का एम्पायर इतना बड़ा था, किसी ने इतने टेरिटरी जीत ली, किसने ने इतने लोगों को मार दिया। इंडिया ने क्या दिया है भाई? ये होगा ना, इतिहास लिखा जाएगा कि भाई इंडिया ने दुनिया को क्या दिया, कौन सा एम्पायर दिया है। इंडिया ने दुनिया को दिया है कि इंसानों को साथ लाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिल्कुल, कल्चरली उनको ला सकते हैं। इसी को इंडिया कहते हैं। इंडिया ने दुनिया को दिया है कि हम सब प्यार से रह सकते हैं और इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंडिया ने दुनिया को दिया है आर्ट, इंडिया ने दुनिया को दिया म्यूजिक, इंडिया ने दुनिया को दिया है आर्किटेक्चर, इंडिया ने दुनिया को दिया है योग, इंडिया ने दुनिया को दिया हुआ है फिलोसफी, इंडिया ने दुनिया को दी है साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। हमारा एक इतना वृहद इतिहास है जहां हमने इंसानों को कभी अपने से छोटा या बड़ा नहीं समझा। ठीक है ना? हमारी फिलॉसफी ने कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा। कुछ लोगों ने अगर हमारी फिलॉसफी को नहीं समझा, हम में से ही होते और उन्होंने उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको ठीक किया जा सकता है फिलॉसफी समझा के। सो इंडिया हमें सोने की चिड़िया दुनिया कहती थी। दुनिया क्यों आना चाहती थी? अच्छा, हम क्यों नहीं जाते थे कि चलो जरा यूरोप में जर्मनी खोज के आए, चलो जरा चाइना खोज के आए, चलो जरा अमेरिका खोज के आए? क्योंकि यहां सब हुँ, था और दुनिया को यहां से सब चाहिए था। ये तो इस बात को देवतक देखो, जिसके पास नहीं होता है ना, वही घर से बाहर निकलने जाता है ढूंढने के लिए। जैसे अब यूपी बिल्कुल, बिहार में एक समय इतना खराब पॉलिटिकल सिस्टम था, लोग यहां से बाहर निकल के नौकरियां दूसरे प्रदेशों में करने जाते थे और उनको बेचारों को बहुत कुछ सहना पड़ता था। क्यों जाते थे हुँ, वो? क्योंकि वो अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहते थे। जीवन में हर इंसान चाहता है ना। उसी तरीके से आप देखें कि जब इंसान को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, रिचनेस चाहिए होता है, तो वो ढूंढता है कहां पे वो चीजें हैं। तो भारत के पास वो था, दुनिया इसीलिए आई हमारे पास। हमको मारने पीटने दुनिया, अफ्रीका थोड़े थे हम थे दुनिया का ज्वेल।
तो इसलिए आज आप ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रही हैं, ये होना ही है। हमें दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी दुनिया ने बोला, क्या हमने बोला? क्या ये वही लोग हैं जो हमें गालियां देते नहीं थकते थे, हमें स्नेक चार्मर कहते थे, हमें ये कहते थे ये देश जो है ये भूखे नंगों का देश है, हमें कहते थे इनको कुछ नहीं आता, इनके यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी कभी आ ही नहीं सकती है, इनको पॉलिटिक्स नहीं पता है। जिस विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हम चले जाएंगे तो तुम अपना राज नहीं कर पाओगे, भारत टूट जाएगा, आज उनका प्रधानमंत्री इंडियन है, उनकी अभी होम सेक्रेटरी भी इंडियन थी। तो ये जो एक एरोगेंस था, उस एरोगेंस को इंडिया ने तोड़ दिया। और जिसे कहते हैं ना, देखो सत्य में और झूठ में क्या अंतर होता है। सत्य जो होता है ना, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को ना इंसान कितना भी दबा दे, वो अपने आप बाहर निकलता है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है इंसानों के अप्रूवल की कि हमें मानो हमें मानो, नहीं मानोगे तब भी वो बाहर निकलेगा। उसी तरीके से भारत की जो जो फिलॉसफी है कि हम बात करते हैं अहम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, अब ये सामने आ रही है, दुनिया ने मान लिया। आज दुनिया ये नहीं कहती कि सिर्फ कि इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगी, इंडिया ये भी कहती है फाइका कि आने वाला सेंचुरी इंडिया का होगा। भाई टॉप 3 इकोनॉमी में तो अमेरिका होगा, चाइना होगा और इंडिया होगा। तो ये क्यों नहीं कह रहे कि आने वाला सेंचुरी अमेरिका का होगा? ये क्यों नहीं कह रहे कि आने वाला सेंचुरी चाइना का होगा? ये कोई नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है कि आने वाला सेंचुरी इंडिया का होगा। चाइना को भी मंगोल्स थे ना, मेजर पार्ट हांस के अलावा, उनको भी सिविलाइजेशन हमारे भगवान बुद्ध ने किया, ठीक है ना। तो भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, अगर मोदी जी की वर्ल्ड वॉर करे, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, भारत ने दुनिया को राम दिए, भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया, भारत ने दुनिया को योग दिया, भारत ने दुनिया को स्वास्थ्य दिया कि योग के थ्रू स्वास्थ्य रहो, आयुर्वेद दिया। सो अब ये इकोनॉमी जो थी वो इसी आधार पे, इकोनॉमिक्स यही होती है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेस। तो जब तुम रिसोर्स में से योग निकालोगे, हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट था कि भाई प्रकृति का दोहन नहीं करो, प्रकृति का यूज करो, जितना तुम्हें जरूरत है उससे ज्यादा मत लो, प्रकृति को धन्यवाद ज्ञापित करो। इसीलिए हमारे यहाँ पेड़ पौधे और ये सब की भी पूजा की जाती थी। पूजा करने का मतलब हमारे यहाँ होता है कि धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि नई फसल आई तो उसको भी कि आपने, पृथ्वी ने हमें दिया, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके लिए अपनी जो वो है कृतज्ञता वो व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमने आपसे लिया है, आपने हमें ये दिया है। तो हम तो सबका सम्मान करते हैं ना। इसीलिए जो भारत की रिचनेस थी वो थी क्योंकि हमने प्रकृति में और मानव के बीच में सामंजस्य को समझा, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और आज भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है। देखती रहिए आप और हम अपनी जिंदगी में देखेंगे आज से 10 साल बाद कि ये जो है टॉप 3 इकोनॉमी में मेरे ख्याल से $10 ट्रिलियन तो कहीं नहीं गए 10 सालों में, उस पर भी बैठे होंगे 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर पे। जी बिल्कुल सर। सर हम देखा जाए तो 2014 से भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है। सर क्या लगता है कि कभी इकोनॉमी में, कभी हमारे पास अरब एमिरेट्स के हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, इमार की डेवलपमेंट होती है, कश्मीर भी बदल गया पूरे तरीके से। सर क्या लगता है इसके पीछे किसकी डेडिकेशन है जो आज भारत हमें बदला हुआ और डेवलप्ड भारत दिखाई देखने को मिल रहा है? सर क्या लगता है किसकी डेडिकेशन है पीछे? देखो बेटा, इसमें ना भारत में सबसे बड़ी डेडिकेशन भारत की फिलॉसफी को है। जब भारत की फिलॉसफी के हिसाब से चलाने वाले लोग मिल गए, और मोदी जी उसका प्रतिबिंब है, जिन्होंने भारत को भारत के दिए हुए फिलॉसफी से चलाया। यूरोप और वेस्ट के दिए हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूरोप और वेस्ट की फिलॉसफी गलत है, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी समस्याएं और हमारे सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि हम पृथ्वी के दूसरे भूभाग में रहते हैं। तो हमने जब हमको अपने हिसाब से चलाया, जब हमने अपनी जो परंपरा है, हमारी जो ट्रेडिशंस है, हमारे जो कस्टम है, हमारी जो प्लुरलिटी है, उसके हिसाब से चलाया। जब हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के पास गए और हमने उनमें से कहा आप हम में से ये एक हो, आपके बिना हम कैसे हो सकते हो और हमारे बिना आप कैसे हो सकते हो। इंसानों को पास लाने के लिए बेटा सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। आप प्यार से सबको जीत सकते हो, दबा करके जीतोगे तो वो आदमी जीतता नहीं है, वो डरा हुआ रहता है। लेकिन जब आप प्यार से पहुंचोगे, आप अपनी पूरी जो सच्चाई से, ट्रांसपेरेंसी से उन तक पहुंच के देखोगे कि भाई देखो हम ये हैं, हम आप तक ये बात लेने आए हैं। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि वो नहीं समझेगा। 100 में से 100 नहीं समझेंगे, ये सच है, लेकिन 100 में से 60-70 अगर आपकी बात समझ गए, आपकी बात खत्म हो गई, आप सक्सेसफुल हो गए।
उसी तरीके से चाहे कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो भारत भिन्नताओं का देश है बेटा, बहुत भिन्नता है। आप -30 भी भारत में है और +50 भी भारत में है। ये दुनिया का एक अजूबा है कि इसको हम पॉलिटिकली एक साथ कितने हजार वर्षों से लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम पॉलिटिक्स सिर्फ सत्ता पाने को नहीं कहते, हमारी पॉलिटिक्स कल्चर है कि हमने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी भाषा मत ग्रो करो। हमने ग्रो होने दी यहाँ पे भाषाओं को, तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, जितनी उड़िया, जितनी भाषाएं, कश्मीरी, डोगरी, जितनी भाषाएं हैं सबको हम समेटते गए। हमने कहा ये भारत है। भारत इसी तरीके से आगे बढ़ा क्योंकि हमने सब जिसे कह लो प्लुरैलिटी को भारत समझा। सो हमें दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि प्लुरलिज्म क्या होता है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग थे। हमें दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि रिलीजियस फ्रीडम क्या होता है। हम एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती वाले लोग थे। हमें दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि पॉलिटिक्स क्या होता है। हम वेलफेयर स्टेट की बात करने वाले लोग थे, राम राज्य की बात करने वाले लोग थे। अब पॉइंट ये है कि हमने जब अपनी थ्योरी से खुद को चलाया, जैसे अगर तुम देखोगी तो ना, मैंने बहुत पहले एक चाणक्य, जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ रहा था तो अर्थशास्त्र में एक श्लोक आया जिसको ना मैंने नोट कर लिया क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस नोट से, क्योंकि मैंने ना बहुत सी वेस्टर्न फिलॉसफीज भी पढ़ी हुई हैं। तो जब मैं वो चाणक्य का वो जो श्लोक था वो पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यार कितने, आप समझो कि एडवांस लोग थे यहाँ के लोग। ठीक है, जैसे मैं आपको ये पढ़ा दूं कि स्वास्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्तः सुखिनो भवन्ति। सभी लोगों की भलाई हो। इसका क्या मतलब है? सभी लोगों की भलाई शक्तिशाली नेताओं और विधि द्वारा न्याय के साथ, सभी लोगों की भलाई। पता नहीं कैसे हमें लोग कहते हैं कि हमने जात पात में बांट दिया। कुछ मूर्ख लोग होंगे जिन्होंने ये किया होगा हमारे में से, मगर वो मूर्ख थे। सभी दिव्यांगों और विद्वानों के साथ सफलता बनी रहे और सारा संसार सुखी रहे। कौन ये फिलॉसफी बोलने वाला है कि सारा संसार सुखी रहे? तुम ये बताओ। एक आदमी, मैं तुम्हें दूसरा बता दूं, दूसरा भी सुन लो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधीर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब दुर्जन को विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों के दमन करने के लिए होती है। सज्जन उसी ज्ञान, दान और दूसरों के रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। हमारे पास यदि शक्ति होगी ना, हम जब दुनिया कहती है कि हमारा ये जो आने वाला समय है ये इंडिया का समय होगा, तो इसका मतलब समझती हो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि तुम हमसे छोटे हो। हम अफ्रीका के भी लोगों को जाके प्यार देंगे। जैसे देखो जब कोविड आया फाइका बेटा, हमने अपने लिए सिर्फ नहीं बचाया, हमने दूसरों के लिए भी बचाया। हमने उनको भी वो कोविड दिया, जबकि ये जो बाकी मल्टीनेशनल कंपनी थी वो जाके उनके साथ नेगोशिएशन कर रही थी कि हमको ये दे दो, हमको अपना सीक्रेट बता दो, हमको अपने परमाणु नीति बताओ, हमको अपना ये वेपन बताओ और ये सब बताओ। इंडिया ने नहीं कहा, क्योंकि इंडिया ये जानता है कि इंडिया का मतलब ही मानवता है। बिना मानवता के भारत की हम इकलौते हैं जिन्होंने संसार की बातचीत की। हम इकलौते हैं जिसने पूरे मानवता की बातचीत की और हमें दुनिया भर में फैला दिया कि इनके यहाँ जात पात है, इनके यहाँ ब्राह्मण बेहद शूद्र, बिना उसको समझे हुए हमें बता दिया ये जातिवाद करने वाले लोग हैं, इनके यहाँ इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी तो हमने की। हमको ये लोग कहते हैं ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अरे हिंदू तो यूनिवर्सलिस्ट होता है। हिंदू किसी भी भगवान को रिजेक्ट नहीं करता, किसी पैगंबर को रिजेक्ट नहीं करता, किसी फिलॉसफी को रिजेक्ट नहीं करता। वो ट्रूली यूनिवर्सलिस्ट है और हमें नेशनलिस्ट बताते हैं, ये हिंदू नेशनलिस्ट है। तो अब आपको मैं एक और सुना देता हूं बेटा। प्रजा सुखे सुखाम राज्य प्रजानाम च हिते हिताम नात्मा प्राज्यम हितम राजनः प्रजना च हिते प्रियम। इसका मतलब क्या है? इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पब्लिक रेस्ट द किंग्स हैप्पीनेस। In the happiness of the public, not in the king's happiness, but the happiness of the public. Happiness means when you make your people समृद्ध, सबके पास पैसा हो, सबके पास सुविधा हो, डॉक्टर्स हो, एक्सेस हो। इन्हीं गुणों के साथ मोदी जी ने अपने देश को चलाया। आज आप देख लीजिए,
क्योंकि बेटा हम किसी बिल्कुल। को छोटा बड़ा नहीं कहते, इसीलिए हम सर्व स्वीकार्य हैं। अब हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है जो बताए हमारी फिलॉसफी, हमारी आइडियोलॉजी कि हम कौन हैं। वी नीड बिल्कुल। पीपल लाइक यंग पीपल एंड इंटेलिजेंट एंड ब्राइट पीपल लाइक यू, दोज हु कैन कैरी आवर स्टोरी फॉरवर्ड, और हम दुनिया में और मानवता के लिए अच्छा कार्य कर सके, सबके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए इंसान कुछ भी कर देना चाहिए और मेरा पहला पर्सपेक्टिव अपना देश है। सर आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि टेस्ला भी जो है इंडिया में आप अपनी फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, चाइना ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से दुनिया को दबाने की कोशिश की, ठीक है ना। चाइना का ग्रोथ दुनिया का ग्रोथ नहीं बना। चाइना के ग्रोथ से उन्होंने दुनिया को अपने पैरों तले कुचल दिया। चाइना का ग्रोथ हुआ तो उन्होंने इस्लाम को कुचला। चाइना का ग्रोथ हुआ तो पाकिस्तान को खरीद लिया। चाइना का ग्रोथ हुआ तो हम्बनटोटा श्रीलंका को खरीद लिया। चाइना का ग्रोथ हुआ तो अफ्रीका में उन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया। चाइना खुद को सुपीरियर, दूसरों को इंफीरियर समझता है, हम नहीं समझते। हमारा ग्रोथ होगा तो हमारी यहां पैसा आएगा, अफ्रीकन भी रिच होंगे। हमारे यहां पैसा आएगा, अरबी भी रिच होंगे। हम तो अरब्स को भी अपना भाई मानते हैं, हम तो अरबी को भी अपनी भाषा मानते हैं। भारतीय दुनिया की भाषाओं में से एक, इंसानी भाषाओं में से एक अरब की भाषा है। इंसानी भाषाओं में से एक हिब्रू भाषा है। चाहे भाषाओं की कई फैमिलीज हैं, सेल्टिक हो गई, इंडो यूरोपियन हो गया, आपका जो जो मिडिल ईस्ट के लैंग्वेज हैं, अरबी, हिब्रू, अरमेइक, इनको आप पता नहीं आप जानती कि नहीं, इनको सेमिटिक भाषा कहते हैं, सेमिटिक पीपल। इसलिए इन लोगों को सेमाइट पीपल भी सेमाइट कहते हैं। दोज हु स्पीक सेमिटिक लैंग्वेज दे आर कॉल्ड सेमाइट पीपल। अगर लेटर टू अमेरिका बाय ओसामा बिन लादेन अगर तुम पढ़ोगी तो उसमें भी वो कहता है कि वी आर सेमिटिक पीपल। सो जो सेमिटिक लैंग्वेज बोलते हैं, हम सबको अपना मानते हैं। तो आज ये बात इलॉन मस्क को भी समझ में आई। इलॉन मस्क और हमारे बीच में जो थोड़ी सी मतभेद था, उसको एक अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया। मतभेद ये था कि इलॉन मस्क ये कह रहे थे कि हमका चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था ईवी का। टेस्ला इज द बेस्ट इन द मार्केट एज फार एज ईवी इज कंसर्न। सो वो कह रहे थे कि चाइना में तो हम बनाते हैं, हम इंडिया को बेचना चाहते हैं, चाइना में बना करके इंडिया में बेचना चाहते हैं। इंडिया ने कहा भाई ऐसा क्यों, एम्प्लॉयमेंट आप चाइना में जनरेट करें और पैसा हमसे कमाएं, ये तो नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी आप चाइना को दें और पैसा हमारे लोग आपके व्हीकल्स को दें, ये तो नहीं चलेगा। नो हाउ आप चाइना को दें और उस नो हाउ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा इंडिया फाइनेंस करे, ये तो नहीं चलेगा। तो इसका एक मिड रोड निकाला गया, क्योंकि इलॉन मस्क पहले इंडिया में बेचना चाहते थे, तो इंडिया ने कहा नहीं, हम नहीं बेचने देंगे, आपको बेचना है बनाइए और बेचिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर बनाइए यहाँ। तो फिर क्या किया इलॉन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट ने, जो मैंने कल पढ़ा उसमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि इलॉन मस्क जो हैं वो पहले 1 साल अमेरिका में या चाइना में, मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका से बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ लाएंगे और बेचेंगे। तो इससे इलॉन मस्क की भी बात रह गई, ठीक है ना। और 1 साल बाद वो यहाँ पे टेस्ला की यूनिट लगाएंगे, यहीं पे गाड़ियां बनेंगी, इससे इंडिया की भी बात रह गई। तो दिस इज अ बिग स्टोरी फॉर अस, क्योंकि आपको पता है ये फॉसिल फ्यूल का जमाना बहुत थोड़ा रह गया, 5-10 दुनिया ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ओर जा चुकी है। तो आने वाले, आई डोंट नो आपको कश्मीर में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखते हैं, मुझे गोवा में हर 10 में से 1-2 व्हीकल अब इलेक्ट्रिक दिखना सर यहाँ शुरू। पे भी इलेक्ट्रिकल बहुत व्हीकल्स है, ऑटोज की बात करें, ई रिक्शास की बात करें, बहुत सारे इवन इलेक्ट्रिक बसेस भी स्मार्ट सिटी में वो जो है इंट्रोड्यूस की गई। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आपने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें बोली और क्या कुछ आपने डेवलपमेंट के रिलेटेड बोला, बहुत ही ज्यादा आई होप सो कि हमारे व्यूवर्स के लिए बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन साबित हो सकती है और आगे भी आपको बुलाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमेशा आप आते हैं, थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही आप लोगों से भी मिलते रहेंगे, हर रोज पॉडकास्ट दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे और कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर।